आइए तो आज हम लोग वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उन मेटल की सूची बनाना है जिनको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। कह रहा है सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, मतलब विद्युत अपघटन द्वारा जिनका निष्कर्षण होता है। तो देखिए विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए विद्युत अपघटन विधि को समझने का प्रयास करें। तो हमको पता है कि विद्युत अपघटन का मतलब बिजली दे करके, करंट दे करके, किसी विलयन में करंट दे करके उसमें उपस्थित जो विलेय पदार्थ है उसको तोड़ देना दो घटकों में विद्युत अपघटन कहलाता है। तो देखिए कौन कौन सी धातुएं हैं जो विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड द्वारा एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं यानी प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखिए हमसे कह रहा है कि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जिनका ई नाट का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। देखिए अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जिनका ई नाट का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करते हैं। इस प्रकार की धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। ध्यान दीजिए, सारी बात को एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो देखिए जिनका ई नाट यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव अत्यधिक ऋणात्मक होता है वो धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, और जो धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होंगी तो उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यानी वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा अलग करते हैं। तब समझने की बात है कि कह रहा है कि इस प्रकार की धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। अब देखिए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट अंग्रेजी में कहेंगे। प्रबल अपचायक का मतलब दूसरे को आसानी से अपचयित कर दे, यानी दूसरे को आसानी से रिड्यूस कर दे। तो रिड्यूस करने का मतलब, अपचयित करने का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर जो पावर लगा है प्लस वाला उसको घटा दे, तभी तो अपचयन होगा। पावर का घटना अपचयन यानी रिडक्शन है, और पावर का बढ़ना ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दूसरे की पावर को घटाएगा तो हमने आपको बताया है कि रिएक्शन में रिडॉक्स लिखा जाता है, और रिडॉक्स रिएक्शन यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है। यानी अगर वो किसी को रिड्यूस करेगी यानी किसी की ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगी, यानी जो पावर ऊपर लिखा है उसको कम करेगा, तो खुद का पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम कहें कि दूसरे को आसानी से अपचयित कर सकती है यानी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जाहिर सी बात है इसको खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा तभी दूसरे को रिड्यूस कर पाएगी। तो इसीलिए देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातुएं अत्यधिक क्रियाशील हैं। इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नाट सेल अत्यधिक ऋणात्मक है, इसलिए इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करते हैं। तो देखिए जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें पहले और दूसरे समूह में इनको रखा गया। हमने आपको बताया था हलीना के रब कब्र से फरार, यानी यलाई यने के सीए, ये सब जो है
और मैग्नीशियम देखिए दूसरे ग्रुप में, कैल्शियम दूसरे में, तो ये Ca+2 ज़्यादा बनाना प्रीफर करता है, मैग्नीशियम Mg+2 ज़्यादा बनाना प्रीफर करता है, सोडियम Na प्लस बनाना प्रीफर करता है, पोटेशियम के प्लस बनाना अच्छा महसूस करता है। तो देखिए सब अपना प्लस बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगले वाले का माइनस करेंगे, यानी उसका घटाएंगे, यानी अपचायक की तरह काम करेंगे, प्रबल अपचायक दूसरे के लिए। तो ध्यान दीजिए मतलब क्या है, इसको गहराई से समझने का प्रयास करिए। तो कौन कौन सी धातुएं हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी दूसरे का पावर घटाएंगी तो खुद का पावर बढ़ाएंगी, और इनके इनाट के मान बहुत ज़्यादा ऋणात्मक हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के जिनके इनाट का वैल्यू ऋणात्मक ज़्यादा होगी वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और आसानी से इलेक्ट्रोलिटिक मेथड द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अब अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में Cr2O7-2 आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 1 मोल का अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटाई जाएगी, यानी जो इसके ऊपर पावर लगा है आयन के उसको घटाया जाएगा। इसी का मतलब होगा हमारा अपचयन। तो यहाँ पर देखते हैं तो Cr2O7-2 है, तो O7 है तो माइनस के 14 हो जाएंगे, क्योंकि 7 ऑक्सीजन 7 है और 1 ऑक्सीजन में -2 है तो 14 हो गए। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए 14 प्लस लिखा है H का 14 प्लस लिखा है। अब देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव बढ़ा हुआ होगा वो घटेगा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो घटेगा तो है ही। तो इसी प्रकार से जो घटेगा तो घटने को ही हम अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमको ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने खुद ही देखिए रिएक्शन दे दी है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े जा रहे हैं, तो कोई भी धातु होगी या कुछ भी हो, तो हमने विद्युत धारा की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और Q = IT होता है, यानी I = Q/T होता है, यानी आवेश प्रति सेकंड कितना जा रहा है उसी को हम करंट कहते हैं। तो आवेश जो है यहाँ पर जो आवेश की स्थिति है वो ऋण आवेश है, तो जाहिर सी बात है इसी ऋण आवेश के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कितना करंट की जरूरत पड़ेगी। तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 फैराडे। फैराडे के 2 नियम थे, तो पहले नियम में यही पढ़ा था। तो अब देखिए चूंकि 1 मोल Cr2O7-2 को आवश्यक विद्युत की धारा कितनी है, या विद्युत की मात्रा 6 फैराडे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो इसमें F की जगह गुणा कर देंगे 6 में 96,500 का, तो आ गया 5.79 × 10⁵ कूलाम। अतः विद्युत की आवश्यक मात्रा कितनी होगी? 5.79 × 10⁵ कूलाम। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन का इसमें जोड़ा जा रहा है, तो जो आवेश है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे, और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो कूलाम में अगर हमको आवेश की मात्रा निकालना है तो जाहिर सी बात है 96,500 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से
कीजिए। तो देखिए केमिकल रिएक्शन लिख करके हमको जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसकी चार्जिंग के क्रियाविधि को बताना है कि कैसे बैटरी चार्ज होती है। तो ये एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए जब लेड संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज बैटरी यानी इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी जिसमें तेजाब डाला जाता है तो चार्ज की जाती है तो सेल को विद्युत धारा बाह्य स्रोत से प्रदान की जाती है, अर्थात चार्जिंग की अवधि में सेल वैद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो बाहर से बिजली के तार जोड़ देते हैं और उस बिजली से वो हमारी जो बैटरी है यही विद्युत ऊर्जा उसमें रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाती है। तो इसीलिए इसे वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल करके सेल के अंदर संचित हो रही है। तो इस समय समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं सेल के प्रयोग के समय की व्युत्क्रम होती हैं। तो इस समय वो सारी क्रियाएं उल्टा होंगी जब हम बैटरी से अपने घर का लोड चलाते हैं। तो जब हम बैटरी से घर का लोड चलाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसका चार्ज खत्म होता है, और जब हम बिजली से बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसका बैटरी का चार्ज बढ़ता है, कहते हैं चार्जिंग हो रही है। और जब घर का लोड चलाते हैं तो डिस्चार्जिंग हो रही है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक दूसरे के उल्टा है। तो जाहिर सी बात है कि चार्जिंग की जो क्रियाएं हैं वो डिस्चार्जिंग की क्रियाओं के उल्टा होंगी। तो वही कह रहा है कि समय समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं सेल के प्रयोग के समय की व्युत्क्रम होती हैं। यानी सेल के प्रयोग का मतलब जब अपने घर का हम इन्वर्टर से लोड चलाते हैं, यानी जब बिजली चली जाती है तब की बात है। तो तब जो क्रियाएं होंगी चार्जिंग के समय उसकी उल्टा होंगी। तो ये नोट पर देखिए, ये नोट पर चार्जिंग के समय क्या होता है, PbSO4 जो सॉलिड है, ठोस है, तो ये नोट पर हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन होता है। और कब, जब हम सेल का उपयोग कर रहे होते हैं तब। लेकिन यहाँ तो अब चार्जिंग कर रहे हैं तो इसका उल्टा होगा। तो एनोड पर जहाँ ऑक्सीडेशन होता था अब चार्जिंग के समय इसका उल्टा होगा, क्योंकि क्रियाएं व्युत्क्रम होती हैं। तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी Pb की ऑक्सीकरण संख्या बढ़नी चाहिए, तो अब यहाँ पर घटेगी। तो देखिए यहाँ पर Pb+2 और SO4-2 है, तो +2 की जगह Pb का 0 हो रहा है, ठोस बन जा रहा है, ठोस के रूप में इलेक्ट्रोड में इकट्ठा होगा। और SO4-2 विलयन में आ जाता है, यानी जलीय विलयन जो H2SO4 तेजाब भरा रहता है उसमें SO4- आयन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए कैथोड पर रिडक्शन होता है, लेकिन चूंकि अब चार्जिंग की बात है तो क्रिया उल्टा होगी, तो अब इस पर ऑक्सीडेशन होगा, तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ही पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव वाला बढ़ेगा, पॉजिटिव का बढ़ना ही ऑक्सीकरण है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने का मतलब ही है कि ऊपर वाली पावर घटेगी पॉजिटिव, इसका मतलब अपचयन या रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए PbSO4 ठोस है, 2H2O लिक्विड से क्रिया होती है, यानी जो H2SO4 हम तेजाब डालते हैं उसमें ज्यादातर पानी ही होता है, बहुत डाइल्यूट होता है H2SO4। तो क्रिया करेंगे तो PbO2 सॉलिड बन जाएगा, SO4-2 का जलीय विलयन प्राप्त होगा और 4H+ भी जलीय विलयन में उपस्थित रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे। ये कैथोड पर क्रिया होगी और ये एनोड पर होगी। अब यहाँ पर देखें, जैसे हम समझते हैं कि किसी की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन कहेंगे और घटेगी तो रिडक्शन या अपचयन कहेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये रिएक्शन है, अब इसमें हमें निकालने में दिक्कत होगी।
तो सीधी सीधी बात याद करिए कि अगर अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि जब जुड़ेंगे तो पॉजिटिव घटेगा तो अपचयन, और जब निकलेंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण। तो निकालने की झंझट से मुक्ति का एक रास्ता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो हम रिडक्शन कहेंगे यानी अपचयन, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम ऑक्सीकरण कहेंगे यानी ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए दोनों रिएक्शनों को एक साथ जोड़ के लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, और यहाँ पर देखिए PbSO4 एक ये है एक ये, तो 2 हो गया। तो 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2 H2O लिक्विड है के अणु है, तो 2 H2O लिक्विड से PbS प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2 H2SO4 एक्वस। तो कुल मिलाकर के सीधी सीधी बात आप लोग समझने का प्रयास करिए कि तेजाब भरा रहता है बैटरी में, तो देखिए तेजाब है, तेजाब को H2SO4 बोलते हैं, यानी वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। अब PbSO4 लेड सल्फेट होता है, तो लेड सल्फेट का जब वाटर से रिएक्शन होती है, जो तन सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी रहता है, तो PbS सॉलिड बन जाता है और PbO2 सॉलिड बनेगा और 2 H2SO4 एक्वस बनेगा। तो ये रिएक्शनें हैं, इनको याद आपको करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि चार्जिंग के समय रिएक्शन होती है, और जब डिस्चार्जिंग होगी यानी जब बैटरी को हम यूज करेंगे तो ये रिएक्शन पलट जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। जो एनोड पे हो रहा है फिर ये रिएक्शन एनोड पे होगी, कैथोड पे ये रिएक्शन होगी, और फिर ये रिएक्शन पूरी उल्टा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एनोड पर हो रहा है ये उलट के कैथोड पे होगा, जो कैथोड वाला एनोड पे, तो फिर ये पूरी रिएक्शन ही उल्टा हो जाएगी। तो इसको समझना है कि ये चार्जिंग के समय की रिएक्शन है, गलती नहीं करना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले अन्य पदार्थ सुझाइए। तो जो फ्यूल सेल हैं हमारे, उनमें हाइड्रोजन के अलावा मीथेन और मिथेनॉल, यानी मीथेन को CH4 कहते हैं, मिथेनॉल को CH3OH कहते हैं, इनका भी उपयोग किया जाता है। NCERT में हमने पढ़ा है। अब देखिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा, सुझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल बन जाना होता है या बनना माना जाता है। तो देखिए हमने संक्षारण यानी कोर्जन के बारे में NCERT में बड़े अच्छे से पढ़ा था। तो संक्षारण में धातु अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन देकर ऑक्सीकृत होती है। तो जब बरसात होती है, नमी हो जाती है, पानी में नमी आ जाती है, और पानी हवा में ऑक्सीजन तो है ही, हवा में नमी आ जाती है, पानी में नहीं। तो हवा में नमी आ जाती है और हवा में ऑक्सीजन भी घुली है। तो क्या होता है कि धातु जो होती है मेटल, जिसमें जंग लगती है, तो धातु अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को देकर ऑक्सीकृत होती है। को शब्द भूल गया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड द्वारा किनको किनको निकालते हैं। तो पहले और दूसरे ग्रुप के जो मेटल थे उनको उनके नाम लिखे गए, यानी जो ज्यादातर पॉजिटिव होने की संभावना जिनकी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन देंगे। तो धातु इलेक्ट्रॉन किसको देती है, ऑक्सीजन को दे देती है, और जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होना या पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना ही ऑक्सीकरण है। तो इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है धातु, तथा ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीकृत होती है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, ऑक्साइड, जैसे PbO2 लेड ऑक्साइड। तो जिसके कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल स्थापित हो जाता है। जब धातु और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो जाहिर सी बात है कि धातु अपनी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगी तो खुद पॉजिटिव होगी और ऑक्सीजन निगेटिव होगी। निगेटिव बढ़ेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है।
तो खुद पॉजिटिव हो रही है, ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे करके उसको रिड्यूस कर रही है, खुद ऑक्सीकृत हो रही है, यानी खुद में ऑक्सीकरण, दूसरे में ऑक्सीजन में अपचयन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो गई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जाहिर सी बात है कि एक अभिक्रिया ही तो हो रही है। तो वही कह रहा है कि सेल में भी यही अभिक्रिया होती है, तो एक तरह से वैद्युत रासायनिक सेल बन गया। तो जिसके कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल स्थापित हो जाता है। उदाहरण लोहे पर जंग लगने में निम्नलिखित क्रियाएं होती। अब देखिए क्रियाएं देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि विद्युत रासायनिक सेल बना कि नहीं। तो विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो जहां भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा तो हम मानेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल बना हुआ है। तो लोहे की सतह पर उपस्थित जल की परत वायु जैसे CO2 में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यानी एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, तथा बने अम्ल H+ उत्पन्न करते हैं। बने अम्ल H+ उत्पन्न करते हैं, जैसे H2O CO2 से रिएक्शन करके H2CO3 बनाती है, और इक्विलिब्रियम में 2H+ और CO3- 2 आयन रहते हैं साम्य अवस्था में H2CO3 के साथ। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है। तो यहाँ पर देखिए H2CO3 हमारा एसिडिक ऑक्साइड बन गया H2O और CO2 के मिलने से, और यही H+ उत्पन्न कर रहा है, यही H+ उत्पन्न कर रहा है, CO3-2। तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन हो गए, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। इसी प्रकार से देखिए H+ आयनों की उपस्थिति में लोहा कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके फेरस आयन बनाना प्रारंभ कर देता है। ये स्थान एनोड का कार्य करते हैं। एनोड का मतलब जहां पर ऑक्सीकरण होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर अपचयन या रिडक्शन होता है। देखिए अभी हमने ऊपर जो पढ़ा, चार्जिंग के समय बैटरी में अलग रिएक्शन हो रही, तो चार्जिंग के बाद छोड़िए उसको, उसमें तो क्रिया उल्टा हो जाती है ना, इसलिए वैसा है नहीं। बाकी एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो वही कह रहा है एनोड का कार्य करता है वो स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा तो जाहिर सी बात पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ने को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो Fe सॉलिड है, ऑक्सीडेशन हुआ तो Fe+2 एक्वस, यानी जलीय विलयन तैयार हो गया जिसमें Fe+2 आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है अर्ध सेल अभिक्रिया का? -0.44 वोल्ट। देखिए अर्ध सेल अभिक्रिया कहेंगे, आधी अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली नहीं लिखी है। अब देखिए इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। तो कह रहा है एनोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां H+ आयन तथा घुली हुई ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। ये स्थान कैथोड की भांति कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन Fe से Fe+2 बना, Fe सॉलिड से, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, H+ आयन तथा घुली हुई ऑक्सीजन व इलेक्ट्रॉनों को, H+ आयन और घुली हुई ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है जो Fe+2 बनने से निकले थे। तो ये स्थान कैथोड की बात कार्य करते हैं। तो कैथोड में क्या होता है, अपचयन। तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जुड़ करके इनकी ऑक्सीकरण नंबर को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए O2 + 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके 2H2O बन गया। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, यहाँ 0 हो गया, H2O का 0 होगा। तो देखिए ज़्यादा से कम हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से कम होने का मतलब है कि अपचयन है। यहाँ पर देखिए O2 की 0 है। तो इसके लिए क्या होता है, हाफ सेल रिएक्शन में E0 जो है या मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 1.23 वोल्ट होता है। H+ से
H प्लस। अब यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है तो Fe+2 इधर वाला प्रोडक्ट वाला अपान रिएक्टेंट लिखा है तो इसको माइनस लिखा है -0.44 वोल्ट। यहाँ पर देखिए जो अपचयन में है ऑक्सीकरण में उल्टा लिखा है, अपचयन में H प्लस O2 से रिएक्शन करके H2O बना रही है तो इसका E0 है 1.23 वोल्ट। अब आगे की अभिक्रिया देखते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया अर्थात अपचयोपन अभिक्रिया निम्न प्रकार है, यानी इसमें अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ये रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो कैसे होती है, यहाँ पर 2Fe सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है प्लस 4H प्लस एक्वस, इससे 2Fe+2 एक्वस बनेगा और 2H2O लिक्विड बनेगा। यहाँ पर इनर्ट सेल कितनी है 1.67 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जोड़ करके एक साथ यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें 2 का गुणा किया गया है तो इसलिए 2Fe+2 हो गया। तो ध्यान दीजिए कैसे हुआ है, ये समझने का प्रयास करिए। और इसका E0 सेल आएगा 1.67 वोल्ट। ये कैसे आएगा अभी हमने पीछे निकाला था और आगे बहुत क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जिनमें हम लोग निकालेंगे और निकाल करके देखेंगे। अब देखिए लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया वही ये चित्र बनाया है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो फेरस आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा पुनः ऑक्सीकृत होकर फेरिक आयन बनते हैं, यानी Fe+2 Fe+3 में बदलते हैं, जो जल के अणुओं के साथ संयुक्त होकर जलीय फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3.XH2O जिसे हम जंग कहते हैं बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन हो रही वातावरण में लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पर देखिए Fe2O3 है, ऑक्सीजन के O2 प्लस से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए Fe+2 में बदल जाता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और Fe+2 में फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाया। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर 4H प्लस एक्वस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पानी बना लेती है और इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है क्योंकि 4H प्लस को न्यूट्रल करना है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपयोग में आते हैं, जो ये 2 क्रियाओं से 2-2 4 इलेक्ट्रॉन बने हैं। तो वातावरण में लोहे में जंग लगना है हम लोग देख लिए। अब रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण की रिएक्शन, तो Fe से Fe+2 बन रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो रिडक्शन या अपचयन है। तो O2 गैस 4 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस एक्वस यानी जलीय विलयन, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो 2H2O लिक्विड बन जाएगा। अब वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, तो देखिए वायुमंडल में ये ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 2Fe+2 एक्वस यानी नमी रहती है जब वातावरण में बरसात के समय, तो पानी भी रहेगा और ऑक्सीजन, तो पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe+2 जो एक्वस है ये Fe2O3 सॉलिड में बदल जाता है और 4H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन का जलीय विलयन बनता है और Fe2O3 हमें सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जंग लगने की क्रियाओं में रिएक्शन चलती है। तो ये रिएक्शन हम लोगों को समझना है और इसको याद भी रखना है क्योंकि नीट में सीधा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न जो है अब अभी तक जो एनसीईआरटी में बीच बीच में क्वेश्चन दे रहा था वो हमने किया। अब एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग करेंगे। तो इन क्वेश्चनों की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही था।